वेलकम बैक टू ड्रीम समरी। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा 4 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच का डिफरेंस समझना होगा। जैसे कि काफी लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस सेम चीज होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है सिंपली किसी भी चीज के बारे में श्योर होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूं कि इंडिया ये मैच जीतेगा, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप अपने बारे में श्योर हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आपको पता रहता है कि एग्जैक्ट कैपेबिलिटीज क्या है, और आपको पता रहता है कि जो भी सिचुएशन आएगी आप उससे डील कर लोगे, और आपको सेल्फ कंट्रोल लगता है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं हो तो आपको आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल लगेगी। आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा करियर चुने और कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को आसान तो नहीं बनाता है, बल्कि आपको और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को खुद समझना होगा। काफी लोग जिनका काफी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को सबसे बेकार समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का हो जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हों और उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी स्कूल में सबसे अच्छी आती हो, लेकिन तब भी वो सोचता है कि वो बेकार है और उसको कुछ भी करना नहीं आता है। ये इसलिए हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने या उसके टीचर्स ने उसको उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया होगा। वहीं आप दूसरे लड़के को भी देख सकते हैं, वो ना ही तो पढ़ाई में अच्छा है और ना ही वो किसी भी एक्स्ट्रा चीजों में सही है, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि लोगों ने बचपन से ही उसकी तारीफ ही की है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में हमेशा से पता होना चाहिए। तो दूसरी चीज आती है चैलेंज योर नेगेटिव बिलीव्स। आपको अपने बारे में नेगेटिव बिलीव्स को चैलेंज करना होगा। हम सबके पास अपने खुद के बारे में कुछ सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होता है। ये हमारे बचपन से हमारे अंदर आते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पसंद होता है, काफी लोगों में एक कॉमन बिलीफ होता है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं अपने बारे में? इस तरह के बहुत सारे थॉट्स होते हैं खुद के दिमाग में, लेकिन आपको कॉन्शियसली नहीं दिखाई देते हैं, बट आपके सब कॉन्शियस के गहरे समुद्र में तैर रहे होते हैं। तो इन बिलीव्स को आपको चैलेंज करना शुरू करना होगा अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि बहुत लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन ये बिलीफ भी हटा दीजिए, बल्कि ये सोचिए कि आप मेहनत करके कितना आगे बढ़ सकते हैं, या आप टैलेंटेड हो या आप टैलेंटेड ना हो। तो तीसरी चीज आती है मेक योर कुकी जार। ये पॉइंट मुझे डेविड जॉगिंग से मिला है, जिनको काफी लोग टफेस्ट इंसान भी बोलते हैं। डेविड की टेक्निक बेसिकली ये है कि आपको अपने दिमाग में एक कुकीज जार इमेजिन करना होगा। इसमें हर एक कुकीज आपके एक एकम्प्लिश जैसा है। तो मान लीजिए अगर आपने एक मैराथन दौड़ रखा है तो ये एक कुकी हो गई आपके लिए। अगर किसी ने अपने कॉलेज में 90% अचीव किया है तो ये भी एक कुकी हो गई उसके लिए। बेसिकली आप अपने जिस भी काम से प्राउड फील करते हैं वो आपके लिए एक कुकी हो जाता है। इस मेटल कुकी जार का फायदा ये है कि जब आप मुश्किल समय में होते हैं और हार मानना चाहते हो, तब आपका ये कुकी जार ही आपकी मदद करता है। आप ये सोचेंगे मैंने अपने स्कूल या कॉलेज में ये अचीव किया था तो मैं अब भी तो ये काम कर सकता हूँ ना। आपका कुकी जार आपको हमेशा मोटिवेट करता है इसी तरीके से। तो चौथी चीज आती है सेट एंड अचीव स्मॉल प्रोसेस गोल्स। अभी तक जो भी 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए वो आपके माइंडसेट पर थे, बट ये वाला पॉइंट आपको
एक्शन के ऊपर दिखाएगा। आपको एक छोटा सा प्रोसेस ओरिएंटेड गोल बनाना चाहिए जो आपको पता है कि आप कर पाएंगे। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल का मतलब है कि आपको एंड रिजल्ट पर फोकस ना करके वहां तक पहुंचने के रास्ते पर फोकस करना होगा। अगर आपका गोल है 95% अचीव करना, तो आपका गोल होना चाहिए हर रोज कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करना। अब आप एक कैलेंडर लगा लो अपने घर की दीवार पर और हर रोज 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप उस पर क्रॉस लगा दो। इससे आपके पास कंट्रोल आ जाता है। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका फोकस काम पर ले आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो का कंटेंट रिच डैड पुअर डैड से लिया गया है, जिसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। इसमें जहाँ पर भी गरीब और अमीर की बात की गई है, उसका मतलब रिच और पुअर माइंडसेट है, ना कि पैसों से। दोस्तों, दुनिया में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं, और जब गरीब लोगों से उनके गरीब होने का कारण पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग उसके पीछे अपनी किस्मत को दोष देते नजर आते हैं। लेकिन इंसान के अमीर या गरीब होने की वजह उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसका माइंडसेट होता है। और जब दो अमीर और गरीब लोगों की आदतों की तुलना की जाती है तब हमें पता चलता है कि इनके माइंडसेट में कितना फर्क पड़ता है। इसलिए आज की हमारी वीडियो में 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो गरीब इंसान तो करता है लेकिन अमीर इंसान नहीं करता है। पहली चीज़, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा। दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर तो यही होता है कि अमीर लोग हमेशा हर चीज़ के बारे में बड़ा और दूर का सोचते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा हर चीज़ के लिए छोटा सोचते हैं प्लस छोटी सोच रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए और थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने कई घंटे बर्बाद कर देता है। वह किसी भी चीज़ की सबसे सस्ती डील पाने के लिए घंटों तक मार्केट में इधर उधर भटक सकता है, और ऐसा वो सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी करता रहता है, क्योंकि यही उसकी सोच होती है। इसके उलट एक रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी भी छोटी मोटी चीज़ों पर थोड़े से पैसों को बचाने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसके लिए ये छोटी सी बचत से ज़्यादा कीमती उसका वक्त होता है। इसलिए उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि उसको कोई चीज़ें खरीदते समय 50 रुपये की बचत हो रही है या नहीं हो रही है। वो अपना पूरा फोकस वैल्यू को बनाने पर ही रखता है। दूसरी चीज़ आती है, अमीर लोग हमेशा अवसरों पर फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग मुश्किलों पर। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले एक गरीब व्यक्ति का ध्यान उसमें आने वाली परेशानी या बाधा पे रहता है, जबकि अमीर इंसान अवसरों की तलाश में लगे रहते हैं। और ये अमीर व गरीब लोगों की मानसिकता का बहुत बड़ा फ़र्क है। उदाहरण के लिए, यदि कोई गरीब व्यक्ति नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचता है तो उसका फोकस उसमें आने वाली बाधाएं, परेशानियां और मार्केट में होने वाला कंपटीशन पर होता है। इसलिए वो कुछ काम को शुरू करने से पहले ही इस बात को मान लेता है कि उसका वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। अब अमीर इंसान की बात करें तो कंपटीशन के बारे में तो वो भी सोचता है, लेकिन उसका मेन फोकस इस चीज़ पर रहता है कि अपने वो इस बिजनेस से मार्केट को क्या नई चीज़ वो दे सकता है जो मार्केट में उपलब्ध ना हो। और इसी सोच के कारण अमीर लोगों को लगभग हर एक बिजनेस सफल होता है, जबकि गरीब माइंडसेट का इंसान वो काम कभी शुरू ही नहीं कर पाता। तीसरी चीज़ आती है, अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की सराहना करते हैं जबकि गरीब लोग कामयाब लोगों से नाखुश रहते हैं। दोस्तों, अमीर व्यक्ति दूसरे अमीर व्यक्ति की तारीफ करते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, जबकि गरीब लोगों की ये आदत होती है कि वो किसी कामयाब व्यक्ति को देखते ही उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं।
सभी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर पुअर माइंडसेट के लोग अमीर लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि वो लोग बुरे काम करके धनवान बनते हैं। दोस्तों, जब भी कोई गरीब व्यक्ति किसी कामयाब इंसान को देखता है तो वो उसके मुंह से सबसे पहला यही वर्ड निकलता है कि वो अमीर व्यक्ति ना जाने कितने लोगों का खून पीकर इस मुकाम तक पहुंचा होगा। दोस्तों, असल में ऐसा नहीं होता। हर अमीर व्यक्ति बुरा काम करके ही अमीर नहीं बनता। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग मौजूद हैं वो सभी अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुँचे हैं और इन चीज़ों को बस एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ही समझ पाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप लोगों का फिर से स्वागत है ड्रीम समरी में। माइंडसेट ये किताब खास तौर पर दो लोगों के फ़र्क को बयां करती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले, दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले। हमारा माइंड हमें टफ सिचुएशंस एंड सेटबैक्स से डील करना सिखाता है। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल के ज़िंदगी के गोल को हासिल कर सकते हैं। ये किताब कैरोल ड्वेक ने लिखी है। पहला पॉइंट आता है द फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के मालिक होते हैं वो लोग समझते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ होता है। ये लोग सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी कामयाब हो सकता है अगर वो इंटेलिजेंट है। अब बड़ी कंपनी जैसे कि नासा, विप्रो उन्हीं लोगों को हायर करते थे जो यूनिवर्सिटी के टॉपर होते थे और इनके रिक्रूटर ये सोचते थे कि गुड ग्रेडर उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो गुड ग्रेड वाले लोग हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते थे। इस वजह से उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से वो अपना वर्क सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। अब जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के मालिक होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ शुरू से ही परफेक्ट नहीं होते हैं वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ये लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग दूसरों को दिखाएं कि हम कितने क्विक एंड टैलेंटेड हैं। अब इस तरह के लोगों की ईगो भी हमेशा दांव पर लगी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी एक गलती उनके ईगो को तबाह कर देगी। इसी वजह से ऐसे लोग अपने ईगो को प्रोटेक्ट के लिए दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है द ग्रोथ माइंडसेट। जो व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट के मालिक होते हैं उनको जब भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम दी जाए तो वो उसको करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति के लिए स्काई इज द लिमिट का फॉर्मूला काम करता है। इस तरह के व्यक्ति ग्रेड्स के पीछे नहीं भागते बल्कि उनको सीखने में मजा आता है और ये किसी काम में फेल भी हो जाए तो ये हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं अभी कामयाब नहीं हुआ तो कोई नहीं, एटलीस्ट मैंने इससे कुछ ना कुछ सीखा तो है। ऐसे लोग फेल हो भी जाएं तो नए नए तरीकों से इस काम को दोबारा करते हैं। इस तरह के लोग अपनी वीकनेसेस एंड फॉल्ट्स को एडमिट करने में और आगे से ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते दिखाई देते हैं जिसकी वजह से वो पहले नाकाम हुए थे। अगर ये किसी रिश्ते में भी हों तो ये पार्टनर्स को सीखने के लिए एनकरेज करते हैं। अगर इस तरह के लोग बिजनेस करें तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की ओपिनियन को ज़रूर सुनते हैं और इसके साथ साथ उनको काफ़ी इज्जत भी देते हैं। इस तरह के लोग नई प्रॉब्लम से कभी नहीं घबराते। तीसरा पॉइंट आता है फिक्स्ड माइंडसेट कंसीडर फेलियर एज प्रॉब्लम एंड ग्रोथ माइंडसेट कंसीडर्स इट एज अपॉर्चुनिटी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए फेलियर के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। ऑथर इसमें एक गोल्फ प्लेयर सीजियो गिजियो की मिसाल देके बोलती हैं कि जब उनका मुश्किल टाइम चल रहा था और वो काफ़ी बार हारना शुरू हो गए तो उन्होंने तरह तरह की चीज़ों को ब्लेम करना शुरू कर दिया।
एक बार तो उन्होंने अपने जूतों तक को ब्लेम कर दिया अपनी बुरी परफॉर्मेंस के लिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते और बस अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो कभी भी अपनी कमजोरी को एनालाइज नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते हैं। इस बार ऑथर एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की मिसाल देती हैं। अगर उनके करियर को देखा जाए तो उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा गोल मिस किए और उन्होंने भी ऐसे गोल मिस किए जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई। अब यहाँ पर फ़र्क नज़र आता है एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान का। तो माइकल जॉर्डन जब भी कोई शॉट मिस करते थे तो इसके बाद इस मिस की गई शॉट को पूरा एनालाइज करते थे और इसके बाद वो सारा टाइम बस उसी शॉट को प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने अपने मिस शॉट के लिए अपने किसी टीम प्लेयर को ब्लेम नहीं किया। वो सिर्फ यही सोचते थे कि मुझ में क्या कमी रह गई थी और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इनकी कामयाबी आज हम सबके सामने है। यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि भले आप नाकाम हो जाओ, लेकिन आपको हमेशा फेलियर से सीखना चाहिए और आगे अपने गोल के प्रति बढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्रीम समरी। आप सबका फिर से स्वागत है ड्रीम समरी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। हम इस वीडियो में दो लोगों की बात करेंगे, पहले रोनाल्ड रीड, दूसरे रिचर्ड फ्यूस्कन। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फ्यूस्कन दोनों की डेथ 2014 में हुई थी। ये दोनों फाइनेंशियली कनेक्टेड हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले बात करेंगे रिचर्ड फ्यूस्कन की। वो एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट हैं जिनका फाइनेंस का करियर इतना अच्छा था कि वो 40 की ही उम्र में रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक फिलेंथ्रोपिस्ट बनने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किए जिसमें उनको बहुत सक्सेस मिली। उन्होंने बहुत बढ़िया घर खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी और काफ़ी हाई क्लास लाइफ जी। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में उनका उतना ज़्यादा लॉस हुआ कि उनका सारा कमाया हुआ पैसा डूब गया। उन्हें अपनी महंगी लाइफस्टाइल की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2014 में ह्यूज लॉस के साथ उनकी मौत हो गई। रोनाल्ड रीड वो एक बहुत ही एवरेज इंसान थे जिन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 25 साल तक एज अ कार मैकेनिक काम किया। उसके बाद 17 साल तक एक स्टोर में फ्लोर साफ करने का काम किया। 50 साल की एज में उनका डाइवोर्स हो गया और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अकेले बिताई और 92 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2014 में जो भी मरे थे उनमें से 4000 लोगों की नेटवर्थ $8 मिलियन थी और रोनाल्ड रीड उन 4000 में से एक थे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिचर्ड फ्यूस्कन की मौत इतने लॉस में हुई, बल्कि वो बहुत रिच थे और रोनाल्ड रीड ने $8 मिलियन कैसे कमाए। इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं। उन्होंने बस जो उनके रुपए बचते थे उसे सेव किया बस और उन रुपए को ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत साल वेट किया। यही चीज करने से उनकी थोड़ी सी सेविंग कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते मिलियंस में बदल गई। 3 पॉइंट्स इस बुक के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, फ्रीडम। पैसों के बारे में समझाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैसों की रियल वैल्यू क्या है। ऑथर ने बताया है कि जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे थे वो लोग ज़्यादा खुश थे। पैसों की सबसे बड़ी पावर है कि आप जब हर सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं कि आज मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लोग अमीर बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारे पैसों से उन्हें खुशी मिल जाएगी। अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनकी खुशी उन पैसों पर नहीं डिपेंड करती है, बल्कि उनकी खुशी उस फ्रीडम से जुड़ी है जो उनको उनके पैसे देते हैं।
ऑथर ने अपने कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, जिसका एक ही रीज़न था, उन्हें पता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ज़्यादा रुपए कमाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत मेहनत करते हैं, तभी वो लोग इतने रुपए कमा पाते हैं। अल्टीमेटली पैसों की ये वैल्यू नहीं है कि आपके पास कितने नोट हैं, बल्कि ये है कि आपके पास कितनी फ्रीडम है। दूसरी चीज आती है रिच वर्सेस वेल्दी। ऑथर लॉस एंजल्स के होटल में एक वैले की जॉब करते थे, जहां पर गेस्ट की कार की पार्किंग करते थे। एक बार उसी होटल में उन्हीं की एज का एक लड़का पोर्चे लेकर आया और उसी वजह से उस लड़के ने सबका अटेंशन ग्रैब किया। लेकिन ऑथर ने एक बार नोटिस किया कि वो लड़का कुछ हफ्तों से पुरानी होंडा कार में आ रहा था। तब ऑथर ने उसे पूछा कि उस पोर्चे का क्या हुआ। तब उस लड़के ने उन्हें बताया कि वो उस कार का लोन फुलफिल नहीं कर पाया, उस वजह से उसने वो कार बेच दिया। अगर आप रास्ते में कोई बड़ी गाड़ी देखते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि वो इंसान काफ़ी अमीर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कार उन्होंने लोन पे ली हो, जिसमें उनकी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता हो। यहाँ पे ऑथर हमें रिच वर्सेस वेल्दी के बारे में समझा रहे हैं कि रिच का मतलब होता है जो उनकी हाई करंट इनकम है, जो इंसान जितना कमा रहा है अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दे और अपनी लाइफ स्टाइल उसी तरीके से बढ़ा ले तो कहने को तो वो रिच है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। रिच वो है जो हम देख सकते हैं। वेल्थ हिडन होती है। किसी की लाइफ स्टाइल देख के हम ये कह सकते हैं कि वो रिच है, लेकिन वेल्दी आप उन पैसों से बनते हैं जिन्हें आप स्पेंड नहीं कर रहे हो। ऑथर बोलते हैं वेल्थ इज इनकम नॉट स्पेंड। अगर आपको नाम के लिए रिच नहीं बनना है तो आपको पैसों को सेव करना पड़ेगा, उसी से आप वेल्दी बन पाओगे। तीसरी चीज आती है सेव मनी। अगर आप अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप अपनी इनकम को ही इंक्रीज करें, बल्कि आपको सेविंग्स बढ़ा देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह जरूरी होता है एक वेल राउंडेड स्ट्रेटेजी के लिए, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सेव करना स्टेप नंबर 1 है। असली वेल्थ बिल्ड करने के लिए मान लीजिए हम $1 मिलियन भी हर साल कमा रहे हैं और आप $1 मिलियन ही खर्च कर रहे हैं। यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, लाइक आपकी जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आपकी वो इनकम बंद हो जाएगी और आप पुअर हो जाएंगे। इसलिए वेल्थ पर आपको फोकस करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका फिर से स्वागत है ड्रीम समरी में। तो आज हम बात करेंगे द 5 AM क्लब के बारे में। इस बुक के ऑथर है रॉबिन शर्मा। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि हमें हमेशा 5 बजे ही उठना चाहिए और सिर्फ उठने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उठने के बाद हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए जो कि है 20-20-20 रूल। जिस किसी ने भी ये फॉर्मूला फॉलो किया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहले 20 मिनट रखे गए हैं एक्सरसाइज के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलने से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है, जो कि डर का हार्मोन होता है। और इसके अलावा एक प्रोटीन होता है BDNF, जिसका मीन है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि हमारे दिमाग की सेल्स को रिपेयर करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस को बनाता है हमारे दिमाग में। तो सुबह के सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करने से, थोड़ा पसीना निकालने से हमारा दिमाग बेहतर काम करना स्टार्ट कर देगा दिन के शुरुआत से ही। अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक ये टाइम आपको कुछ शांत चीज़ों के लिए रखने चाहिए, जिससे आप पीसफुल फील करें और अपने बारे में सोचें। मान लीजिए आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो उन थॉट्स को एक पेपर के ऊपर लिखें और फिर उसे अपने माइंड में दोहराएं। इससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ हम इन्हीं 20 मिनट में मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे हमें बहुत ही पीसनेस फील होगा।
अब तक हम एक्सरसाइज कर चुके हैं और मेडिटेशन भी कर चुके हैं। अब बचे लास्ट के 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक। ये रखे गए हैं हमारी ग्रोथ के लिए। इनमें हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि आप सब मेरी वीडियोस देख रहे हो। बिजनेस के बारे में सीख सकते हो या कोई भी ऐसी स्किल्स पर फोकस कर सकते हो जिससे आपको फायदा हो। ये एक चीज हर किसी में कॉमन देखी गई है। दुनिया की सबसे अच्छे परफॉर्मर में क्यूरियोसिटी होती है नई चीजों को सीखने के लिए। यही चीज आपको आपके लास्ट के 20 मिनट में करना होगा 5:40 से 6 बजे तक। तो ये था 20-20-20 रूल। तो पहला घंटा आपके दिन का आपको लाइफ में गोल अचीव करवा देगा। इस बुक का की पॉइंट है कि हमें हमेशा 5 बजे उठना चाहिए और 20-20-20 फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ड्रीम समरी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।